हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं, अर्थात बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। 1650 के ऊपर हमने प्रश्न देख लिए हैं। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्न, एकांकी व नाटक के, उपन्यास के, निबंध के, कहानी के और अब आलोचना के भी वस्तुनिष्ठ जितने भी प्रश्न थे वे सारे हमने देख लिए हैं। तो अगर आप लोग निरंतर जुड़े हुए हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों को देख करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम अभ्यास के दौरान ऐसा प्रयास करते हैं कि जो भी चीज़ें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप हिंदी से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सेट इत्यादि, डीएसएसबी, केवीएस, बहुत सी परीक्षाएं हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अभ्यास के लिए, और अभ्यास तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो और बिना अभ्यास के तो तैयारी पूरी हो ही नहीं सकती। हम कितना भी पढ़ लें, जब तक हम अभ्यास नहीं करते हैं तब तक चीज़ें मस्तिष्क में दृढ़ नहीं होती हैं। तो अभ्यास तो महत्वपूर्ण है ही। हमने आलोचना के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे देख लिए थे पिछली कक्षा में। आलोचना वाला जो भाग था वो पूर्ण हो गया था। अब हमें शुरुआत करनी है आत्मकथा की। ये भी हिंदी साहित्य की एक विधा है, आत्मकथा। आत्मकथा किसे कहते हैं? यूं कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखे। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, अपने बारे में खुद लिखना। जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहा जाता है, और जब खुद लिखता है कोई तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इसे बहुत संक्षेप में हम नगेंद्र जी की पुस्तक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले नगेंद्र जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो उनके द्वारा संपादित है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, नगेंद्र जी की पुस्तक। ये हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र जी की है। इन्होंने आत्मकथा के विषय में क्या लिखा है हम सबसे पहले वो देखेंगे, जिससे आत्मकथा का जो आधार है कि आत्मकथा है क्या, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो ये कुछ मुख्य बातें सबसे पहले हमें पता लग जाएंगी। तो इसे पढ़ते हैं। आत्मकथा, जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं, किंतु अपने चरित्र का विश्लेषण करना सरल नहीं है, क्योंकि यदि लेखक गुणों का वर्णन करता है तो आत्म प्रशंसक कहलाता है, और यदि दोषों का उल्लेख करता है तो यह भय बना रहता है कि कहीं श्रद्धालु जनों की श्रद्धा ही न समाप्त हो जाए, और यदि वह अपने दोषों का उल्लेख नहीं करता तो सच्चा आत्मकथा लेखक होने का अधिकारी नहीं है। हिंदी में इस विधा का जो आरंभ किया है वो बनारसी दास जैन की पद्यात्मक रचना है अर्ध कथा, जो कि ये 1641 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उससे माना जाता है जैन की, बनारसी दास जैन की पद्यात्मक रचना अर्ध कथा है। किंतु गद्य विधा के रूप में इसकी जो प्रतिष्ठा आधुनिक काल में हुई, गद्य विधा के रूप में इसकी प्रतिष्ठा आधुनिक काल में हुई। तो ये ध्यान रखिएगा कि शुरुआत किससे हुई है? अर्ध कथा, जो कि किसकी है? बनारसी दास जैन की। मूल बात हमें इसमें यह देखनी थी कि आत्मकथा होती क्या है। अब हम लोग जब प्रश्न हल करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके विषय में देख लेते हैं, फिर हम आएंगे प्रश्नों पर। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं, इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली चीज कि सन 1641 ईस्वी में, सन 1641 में बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा पद्य में
अर्ध कथा की रचना की, जो हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा मानी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी हमने नगेंद्र जी की पुस्तक में भी देखा, उन्होंने भी यही लिखा है कि बनारसी दास जैन की जो अर्ध कथा है वो हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा मानी जाती है। तो सबसे पहले आपको इसका सन याद रखना है, कब आई थी? 1641 ईस्वी में। बनारसी दास जैन की जो अर्ध कथा है वो कब प्रकाशित हुई है? 1641 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ये ब्रज भाषा पद्य में लिखी, नाम क्या है? अर्ध कथा की रचना मानी जाती है, जो हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा मानी जाती है। अर्ध कथा कब प्रकाशित हुई? 1641 ईस्वी में, और ये हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा मानी जाती है। तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अभी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। दूसरा, सन 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास जी की मेरी आत्म कहानी नाम से आत्मकथा प्रकाशित हुई थी, जो कि सबसे प्रसिद्ध, आप कह सकते हैं कि प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कौन हुई हिंदी में? सबसे पहली कौन सी आत्मकथा है जिसने प्रसिद्धि प्राप्त की? तो वो है मेरी कहानी श्याम सुंदर दास जी की। और सबसे प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो अर्ध कथा है बनारसी दास जैन जी की। इसमें जो सन है उसमें कुछ समता है, क्या है? 41 दोनों में है, बस अर्ध कथा 1641 और जो बाबू श्याम सुंदर दास जी की मेरी कहानी है ये 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन मानी जाती है? अति महत्वपूर्ण, जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज को हिंदी की पहली महिला आत्मकथा माना जाता है। इनकी जो आत्मकथा है ये 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से। ये प्रारंभ से लेकर के 1950 तक प्रकाशित हुई जो आत्मकथाएं हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाओं के यहाँ पर नाम लिखे हैं। एक सत्यानंद अग्निहोत्री जी की प्रकाशित हुई मुझमें देव जीवन का विकास। मुझमें देव जीवन का विकास किसकी है? सत्यानंद अग्निहोत्री जी की है, जो कि 1910 में प्रकाशित हुई। और जीवन चरित्र स्वामी दयानंद जी की ये आत्मकथा है, जो कि 1917 में प्रकाशित हुई। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जीवन का चरित्र कैसा होना चाहिए? स्वामी दयानंद जी जैसा। कैसा होना चाहिए? स्वामी दयानंद जी जैसा। जीवन चरित्र कैसा हो? स्वामी दयानंद जैसा। तो जीवन चरित्र किसकी आत्मकथा है? स्वामी दयानंद, 1917 में प्रकाशित हुई। आप बीती परमानंद की है, जो कि 1921 में प्रकाशित हुई। आप बीती भाई परमानंद की आत्मकथा है। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, ये जो आत्मकथा है 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके जो लेखक हैं वो रामविलास शुक्ल जी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रामविलास शर्मा जी नहीं है, ये रामविलास शुक्ल जी हैं, भ्रमित मत होइएगा। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, रामविलास शुक्ल। कब प्रकाशित हुई? 1933 ईस्वी में। और वहीं भवानी दयाल सन्यासी की प्रवासी की कहानी, जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और श्याम सुंदर दास जी की मेरी आत्मकहानी, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, 1941 में प्रकाशित हुई और ये बहुत प्रसिद्ध हुई। राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा 1946 में प्रकाशित हुई। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा ये 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई। वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रवाह, इनकी आत्मकथा का नाम है वियोगी हरि जी का मेरा जीवन प्रवाह, ये 1948 में प्रकाशित हुई। और मूलचंद्र अग्रवाल की एक पत्रकार की आत्मकथा 1944 में। अभी जब हम अभ्यास करेंगे और जो जो आती जाएंगी आत्मकथाएं, अभ्यास के दौरान जो प्रश्न में आती जाएंगी, उनको किसी भी तरीके से जो भी ऐसा लगेगा याद करवाई जा सकती है या कुछ समझाने योग्य होगा कि इसे समझाकर इस तरह से याद कराया जा सकता है, तो वो भी आप देखेंगे प्रश्न में साथ साथ हम याद करते चलेंगे। ममता कालिया की जो आत्मकथा है उसका नाम है कितने शहरों में कितनी बार। इसको सन 2012 का इसे सीता पुरस्कार प्रदान किया गया था। कितने शहरों में कितनी बार किसकी आत्मकथा है? ममता कालिया जी की। कितने शहरों में कितनी बार किसकी है? ममता कालिया जी की। कितने शहरों में कितनी बार, महिला लेखिका है, आत्मकथा है इनकी, ममता कालिया जी की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हमने देख ली। हमने ये समझ लिया कि आत्मकथा कहते किसे हैं, होती क्या है आत्मकथा। और पहली आत्मकथा कौन सी है? तो बनारसी दास जैन जी की है अर्ध कथा, जो कि 1641 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब हम प्रश्नों पर आते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अभ्यास के लिए, वे देखेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से एक कृति
आत्मकथा नहीं है। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं और कहा गया है कि इनमें से एक कृति ऐसी है जो कि आत्मकथा है ही नहीं, तो विधा पहचाननी है। तो इनमें से कौन सी ऐसी है? तो अग्नि सेतु। अग्नि सेतु जो है ये आत्मकथा नहीं है। इसके अतिरिक्त सहचर है समय, यौवन के द्वार पर और मेरे 7 जन्म, ये तीनों आत्मकथाएं हैं। अग्नि सेतु आत्मकथा नहीं है, ये विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है। अग्नि सेतु किसकी है? विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा रचित ये जीवनी विधा की रचना है और यह बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है। जबकि मेरे 7 जन्म हंसराज रहबर की है, समय है सहचर रामदरस मिश्र और यौवन के द्वार पर डॉक्टर देवराज उपाध्याय जी की है। ध्यान रखिएगा, अग्नि सेतु लिखी किसने है? विष्णुचंद्र शर्मा जी ने लिखी है और इसमें किसकी जीवनी है? तो नजरुल इस्लाम जी की है। और मेरे 7 जन्म हंसराज रहबर, सहचर है समय रामदरस मिश्र और यौवन के द्वार पर डॉक्टर देवराज उपाध्याय जी की है। अगला प्रश्न है कि चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयां किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है? डायरी है, यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है या जीवनी है? तो ये इनकी आत्मकथा है, चतुरसेन शास्त्री जी की यादों की परछाइयां। इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि यादों की परछाइयां किसकी है? तो ये चतुरसेन शास्त्री जी की है। इसको आप एक तरह से याद रख सकते हैं। अभी हम इस पर चर्चा करते हैं कि यादों की परछाइयां जो कृति है ये किसकी है? चतुरसेन शास्त्री जी की है। और इसको हम कैसे याद रखें? तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, नाम है यादों की परछाइयां। तो इसे एक तरीका कि आप यादों की परछाइयां, जो चतुर लोग होते हैं वो परछाइयां तक पकड़ लेते हैं। चतुर लोग क्या करते हैं? परछाइयां तक पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे परछाइयां शब्द आए तो परछाइयां कौन पकड़ लेता है? चतुर लोग। ये एक कहावत होती है, तो उस तरह से आप इसको जोड़ करके याद रख सकते हैं। बाकी आपको कोई भी तरीका समझ आए आप उस तरह से याद रखिए। उद्देश्य केवल इतना होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद भी होना चाहिए। तो यादों की परछाइयां चतुरसेन शास्त्री जी की है और इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। यादों की परछाइयां चतुरसेन शास्त्री जी की कृति है और ये इनकी आत्मकथा है। क्या है? ये इनकी आत्मकथा है, चतुरसेन शास्त्री जी की यादों की परछाइयां। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा ये 2 भागों में प्रकाशित हुई है। पहला भाग जो प्रकाशित हुआ वो 1956 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1963 में प्रकाशित हुआ, मेरी आत्म कहानी नाम से, जो कि लिखा गया। और इन्होंने अपनी आत्मकथा में राम को ईश्वर रूप में ना मान करके मानव रूप में बताया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि एक कहानी या भी, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, मन्नू भंडारी जी की। किस लेखिका की आत्मकथा है? तो मन्नू भंडारी जी की है। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग और मैत्रेयी पुष्पा। प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या और मैत्रेयी पुष्पा जी की जो आत्मकथा है वो 2 भागों में आई थी। एक कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। प्रथम भाग सन 2002 में प्रकाशित हुआ और जो उसका दूसरा भाग है गुड़िया भीतर गुड़िया, ये 2008 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है अन्या से अनन्या, इनमें किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की है, अनामिका की है, प्रभा खेतान की है या महादेवी वर्मा जी की है? तो विकल्प सी सही होगा। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की है। यहाँ पर कुछ लेखिका और उनकी आत्मकथा के नाम दिए गए हैं। जानकी देवी बजाज की, जो अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो कि पहली महिला आत्मकथा लेखिका मानी जाती हैं। इनकी मेरी जीवन यात्रा है। कुसुम अंसल की जो कहा नहीं गया, कुसुम अंसल की है। कृष्णा अग्निहोत्री की लगता नहीं है दिल मेरा। पद्मा सचदेवा की बूंद बावड़ी और शीला झुंझुनवाला की आत्मकथा का नाम है कुछ कही और कुछ अनकही। हादसे रमणिका गुप्ता जी की है। एक कहानी या भी मन्नू भंडारी जी की है, जिस पर 2008 ईस्वी में इन्हें व्यास सम्मान भी मिला था। दस्तक जिंदगी की भाग 1 और मोड़ जिंदगी का भाग 2, इन 2 भागों में प्रकाशित हुई है प्रतिभा अग्रवाल जी की आत्मकथा दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का।
मैत्रेयी पुष्पा जी की 2 भागों में प्रकाशित हुई आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। भाग 1 का नाम है कस्तूरी कुंडल बसे और भाग 2 का नाम है गुड़िया भीतर गुड़िया। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत से लेखिका और बहुत से लेखक ऐसे रहे हैं जिन्होंने 2 भागों में, किसी ने 3 भाग में, किसी ने 4 भाग में अपनी आत्मकथाएं प्रकाशित की हैं। अभी आप हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा देखेंगे, वो 4 भागों में प्रकाशित हुई है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। सुसंगत करना है, कुछ कही कुछ अनकही, अभी हमने देखा किसकी थी, शीला झुनझुनवाला जी की है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, राजेंद्र यादव जी की कृति है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी है, राजेंद्र यादव जी की है। और अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिशराय जी की है। और कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा का नाम है। इसके दूसरे भाग का क्या नाम है, गुड़िया भीतर गुड़िया। बार बार जितने बार भी आए उतने बार बोलना है, इससे क्या होगा, हमें और चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। जितने बार भी, बार बार आपसे यही कहती हूँ कि जितने बार भी कोई ऐसा तथ्य आता है जिसके विषय में आप कुछ भी जानते हैं, आपको तुरंत अपने मस्तिष्क में उसे दोहराना है। पिछली कक्षाओं में भी आपसे बार बार कहती हूँ, मान लीजिए कामायनी शब्द आ जाता है, कामायनी आपने देखा तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। कामायनी कब प्रकाशित हुई, फिर कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। उन 15 सर्गों का क्रम क्या है, तो जो कुछ आपको पता है तुरंत आप उसको दोहरा लीजिए अपने मन में। और यदि वो उस समय नहीं याद आता है आपको, तो आप तुरंत उठा करके देखिए कि क्या है। अगर आप तुरंत देख लेंगे तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अभ्यास इसी तरह से करिए। कस्तूरी कुंडल बसे अभी हमने देखा मैत्रेयी पुष्पा जी की है, और इसके दूसरे भाग का नाम है गुड़िया भीतर गुड़िया। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। आ का चौथा, ब का तीसरा, सा का पहला और द का दूसरा। अगला प्रश्न है कि शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है, जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा साहित्य है, रेखा चित्र है। तो शांति प्रिय द्विवेदी जी की जो परिव्राजक की कथा है ये आत्मकथा है, विकल्प बी सही होगा। शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा ये आत्मकथा विधा की रचना है। परिव्राजक की प्रजा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि परिव्राजक की प्रजा किसकी है, शांति प्रिय द्विवेदी जी की, बहुत महत्वपूर्ण है। तो नाम है परिव्राजक की प्रजा। और प्रजा क्या चाहती है, शांति चाहती है। प्रजा क्या चाहेगी, शांति चाहेगी। कोई भी प्रजा क्या लड़ाई झगड़ा और आतंकवाद की अभिलाषा रखेगी, नहीं। तो प्रजा किस चीज की अभिलाषा रखेगी, शांति की। तो जैसे ही परिव्राजक की प्रजा शब्द आए तो शांति प्रिय, शांति प्रजा से आप ये ध्यान रखेंगे कि शांति चाहती है, और शांति से शांति प्रिय द्विवेदी जी की। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो परिव्राजक की प्रजा, प्रजा शब्द से आपको क्या याद आएगा कि प्रजा क्या चाहती है, शांति चाहती है, और शांति शब्द से शांति प्रिय द्विवेदी। तो परिव्राजक की प्रजा ये आत्मकथा किसकी है, शांति प्रिय द्विवेदी जी की है। ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। शांति प्रिय द्विवेदी शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं। कुछ अन्य आत्मकथा और आत्मकथाकार के नाम नीचे दिए गए हैं, जैसे नील यक्षिणी ये देवेंद्र सत्यार्थी जी की है, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास जी की आत्मकथा है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, और घर की बात रामविलास शर्मा जी की है। अब अगला जो प्रश्न है, कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो कहीं न जाए का कहिए ये भगवती चरण वर्मा जी की आत्मकथा है, विकल्प सी सही होगा। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा आत्मकथा के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा कौन कर सकता है, तो तुरंत याद आए कि कन्हैया ऐसा कर सकते हैं। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा किसने करी, कन्हैया ने करी। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। मुंडेर पर सूरज भाग 1, देर सबेर द्वितीय खंड, आपस की बातें तृतीय खंड, ये आत्मकथा के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा जी हैं। मुंडेर पर सूरज, देर सबेर और आपस की बातें, इन्होंने अपने ये जो 3 भाग हैं आत्मकथा के, इसे अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 ईस्वी में प्रकाशित किया था। तो कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है कि अपनी धरती अपने लोग ये किसकी आत्मकथा है, तो रामविलास शर्मा जी की। बाकी 3 भागों में है इनका, मुंडेर पर सूरज, देर सबेर और आपस की बातें। पंखहीन भाग प्रथम खंड 2004 में और मुक्त गगन में द्वितीय खंड 2004 में प्रकाशित हुआ। पंछी उड़ गया तृतीय खंड, ये भी 2004 में।
ये सभी किसके हैं? विष्णु प्रभाकर जी की आत्मकथाएं हैं। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, ये अगर आप एक क्रम से पढ़ें तो अपने आप याद हो जाएंगी। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। तो इस तरह से ये सब किसकी हैं? इसको आप ऐसे याद रख लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है परीक्षाओं में, कई बार अलग अलग और कई बार क्रम से भी पूछा जाता है। सबसे पहला जो भाग है उसका नाम है पंखहीन। पंखहीन। और फिर क्या है? मुक्त गगन में। मुक्त गगन में। एक पंखहीन भी मुक्त गगन में। पंछी उड़ गया। मुक्त गगन में कौन उड़ेगा? तो पंछी उड़ेगा। तो सबसे पहले पंखहीन, वो पंखहीन था लेकिन फिर भी क्या किया उसने? मुक्त गगन में उड़ गया। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और वो कब उड़ा? तो प्रभाकर के समय। कब उड़ा था? प्रभाकर के समय। और प्रभाकर से आप याद रखेंगे विष्णु प्रभाकर। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। पंखहीन, सबसे पहले पंखहीन है फिर भी मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। पंखहीन होते हुए भी मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। तो पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। कब उड़ा? तो प्रभाकर में उड़ा, अर्थात प्रभाकर के समय उड़ा। तो विष्णु प्रभाकर जी की। तो पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, विष्णु प्रभाकर। दो चार बार आप उसको इस तरह से लगातार बोलिए, मेरे साथ ही बोलिए। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, विष्णु प्रभाकर। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, विष्णु प्रभाकर। तो आपको याद हो जाएगा कि पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, ये 3 खंड हैं विष्णु प्रभाकर जी की रचनाओं के। तो अब आपको याद रहेगा कि पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ा है और विष्णु प्रभाकर जी की ये रचना है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमिचंद्र जैन की है, धर्मवीर भारती की है, इलाचंद्र जोशी की है या उपेंद्र नाथ अश्क जी की है? तो चेहरे अनेक जो आत्मकथा है ये उपेंद्र नाथ अश्क जी की है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बहुत बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, सामने से तो कुछ दूसरा रूप दिखा रहा है अपना, लेकिन उसके अनेक चेहरे हैं। अनेक चेहरे मतलब वो जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ आपके सामने आडंबर कर रहा है। तो जब हमें पता चला कि इसके तो अनेक चेहरे हैं तो हम बहुत दुखी हुए, और दुखी हुए तो क्या आए? अश्क। तो अनेक चेहरे देख करके क्या आए? अश्क आए। और अश्क से उपेंद्र नाथ अश्क आप याद रख सकते हैं। तो चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? उपेंद्र नाथ अश्क जी की। चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा है। इसका पहला भाग नीलाभ प्रकाशन से वर्ष 1977 में प्रकाशित हुआ, और देवताओं की छाया में नाटक 1940 में, चरवाहे 1942 में इनका एकांकी, और सितारों का खेल 1937 में ये इनका उपन्यास है। ये सब हमने जब नाटक, एकांकी और उपन्यास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे थे तब देखे भी थे। जय पराजय ये इनका नाटक है जो कि 1937 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? शिवराज सिंह बेचैन की, माता प्रसाद की, सोहनपाल सुमनाक्षर की या हरपाल सिंह अरुष की? तो विकल्प बी सही होगा, माता प्रसाद की। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? माता प्रसाद की है। माता प्रसाद ने अपनी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन नाम से लिखी, और 1933 ईस्वी से 1999 ईस्वी तक माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, भारत में दलित जागरण और उसके अग्रदूत भी रहे। इनकी आत्मकथा में अभाव और उत्पीड़न के शिकार दलित समाज की पीड़ा, दर्द, संघर्ष, स्वाभिमान और जिजीविषा की कहानी भी नजर आती है। तो ध्यान रखिएगा, झोपड़ी से राजभवन, माता प्रसाद गुप्त। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, झोपड़ी से राजभवन, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नाम है इसका झोपड़ी से राजभवन। झोपड़ी से राजभवन। तो ऐसा कौन है कि जो आपके साथ झोपड़ी से राजभवन तक में रह सकता है? झोपड़ी होगी तो झोपड़ी में भी रहेगा, और राजभवन होगा तो राजभवन में भी रहेगा। तो वो है माता। हमारी माता हमारे साथ झोपड़ी से राजभवन तक में रह सकती हैं। आप झोपड़ी में रहेंगे तो वो खुशी खुशी आपके साथ झोपड़ी में रहेंगी, आप राजभवन में रहेंगे तो वो खुशी खुशी आपके साथ राजभवन में रहेंगी। तो झोपड़ी से राजभवन ये किसकी रचना है? माता शब्द से आप माता प्रसाद गुप्त याद रख सकते हैं। तो झोपड़ी से राजभवन किसकी आत्मकथा है? माता प्रसाद गुप्त जी की। माता प्रसाद गुप्त जी की ये कृति हो गई। तो ध्यान रखिएगा, माता प्रसाद
गुप्त जी की हमने ये देख लिया कि ये 1993 से 1999 तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे और भारत में दलित जागरण और उसके अग्रदूत रहे। इनकी आत्मकथा में अभाव और उत्पीड़न के शिकार दलित समाज की पीड़ा, दर्द, संघर्ष, स्वाभिमान, जिजीविषा की कहानी नजर आती है। और जबकि जो अन्य दलित रचनाकार हैं उनकी आत्मकथाएं शिवराज सिंह बेचैन की मेरे बचपन मेरे कंधों पर, बेवक्त गुजर गया माली, और तुलसीराम जी की मुर्दैया और मणिकर्णिका, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है जूठन, और सुशीला टकभोरे की शिकंजे का दर्द। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन बहुत प्रसिद्ध है और तुलसीराम जी की मुर्दैया और मणिकर्णिका, ये अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इनसे बहुत परिचित होंगे आप। इसके बाद अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख मिलता है? तो अल्मोड़ा का मिलता है, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है ललितपुर, लोहितपुर और जमोड़ा। यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, अमोड़ा। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के अमोड़ा गांव का उल्लेख है। और क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन जी की बहुप्रशंसित आत्मकथा है। इसकी रचना 1969 में हुई थी और ये 4 खंडों में प्रकाशित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक ये 1985 में प्रकाशित हुई। इस पर बच्चन जी को भारतीय साहित्य के पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। इसे हम अगली कक्षा में विस्तार से समझ लेंगे, इसके सन याद करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। आज हमने आत्मकथा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत कर दी और उसके कुछ प्रश्न देख लिए हैं, और इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।